से हमेशा यही सिखाया गया है कि इंसान की धड़कन रुकी, हार्ट मॉनिटर पे एक सीधी लाइन आई और बस कहानी खत्म। हाँ बिल्कुल, एक झटके में सब कुछ खत्म है ना। इंसान का वजूद मानो एक पल में मिट जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या हो अगर मौत कोई बस एक स्विच ऑफ बटन न होकर एक बहुत ही लंबी, रहस्यमयी और कई दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया की महज एक शुरुआत हो। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब ये सोचने का नजरिया ही बदल देता है। सच में जब कोई इंसान मरता है तो उसके ठीक बाद के पहले 13 मिनट से लेकर अगले 13 दिनों तक असल में होता क्या है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम विज्ञान की लैबोरेटरी और सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं के बीच मौजूद उस अजीब से टकराव की पड़ताल करेंगे। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या हमारी प्राचीन 13 दिन की परंपराएं और आज की मॉडर्न न्यूरोलॉजी असल में अलग अलग भाषा में एक ही कहानी तो बयान नहीं कर रही हैं। सही कहा। इस विषय की सबसे बड़ी उलझन ही यही है कि हम जीवन और मृत्यु को एक सख्त बाइनरी की तरह देखते हैं। मतलब या तो इंसान जिंदा है या फिर मुर्दा। बिल्कुल, लेकिन देखिए, जब हम मृत्यु की बायोलॉजिकल प्रक्रिया को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं ना, तो वो सीमा रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। धुंधली कैसे, थोड़ा समझाएंगे? निराकार वाणी की डॉक्यूमेंट्री इसी धुंधली लकीर से पर्दा उठाती है। जब मेडिकल साइंस किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर देता है, यानी जब क्लिनिकल डेथ हो जाती है, तब भी शरीर के अंदर सब कुछ एकदम से शांत नहीं होता। अच्छा, तो मतलब मशीन पूरी तरह से बंद नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी असल में वहां से एक नया मोड़ लेती है, खासकर अगर हम चेतना या कॉन्शियसनेस की बात करें। डॉक्यूमेंट्री के शुरुआती हिस्से में उन पहले 13 मिनटों का जिक्र किया गया है। वो मिनट जो शरीर के रुकने के तुरंत बाद शुरू होते हैं। हाँ, और वहाँ नियर डेथ एक्सपीरियंस का एक पूरा पैटर्न बहुत अच्छे से समझाया गया है। बिल्कुल, जो लोग मौत के मुंह से वापस लौटे हैं वो अक्सर बताते हैं कि उन्हें एक अजीब सी, एक बहुत गहरी शांति का एहसास हुआ। और कुछ लोगों के एक लंबी अंधेरी सुरंग के आखिर में बहुत तेज रोशनी भी दिखाई देती है। हाँ, और कुछ का तो ये भी कहना है कि उनकी पूरी जिंदगी के अहम पल एक फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने से गुजर गए। बिल्कुल, ये बहुत ही आम अनुभव है नियर डेथ के मामलों में। तो मैं ऐसे सोच रही थी, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना जैसे किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्लग अचानक पावर सॉकेट से खींच दिया जाए। दिलचस्प तुलना है। कैसे? मतलब मेन पावर कटने के बाद भी कैपेसिटर में बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा की वजह से स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक हल्की सी लाइट या कोई बिंदु चमकता रहता है। अरे वाह, हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? तो क्या शरीर रूपी मशीन के रुकने के बाद वो शुरुआती मिनट शायद उसी बची हुई ऊर्जा का एक आखिरी स्पार्क होते हैं? हाँ, आप कह सकती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस आखिरी स्पार्क के दौरान दिमाग के अंदर कोई शांति नहीं होती। शांति नहीं होती? मतलब क्या होता है फिर? असल में वहाँ एक भयानक बायोलॉजिकल अफरा तफरी मची होती है। अगर हम इसके कैसे और क्यों पर जाएं, तो समझ आता है कि जब दिल धड़कना बंद करता है तो दिमाग तक ताजा खून और ऑक्सीजन का पहुंचना अचानक रुक जाता है। अच्छा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है। बिल्कुल, और इस ऑक्सीजन की कमी को हम मेडिकल भाषा में हाइपोक्सिया कहते हैं। अच्छा, इसके कारण दिमाग के न्यूरॉन्स छटपटाने लगते हैं। तो एक तरह से दिमाग पैनिक करने लगता है। एग्जैक्टली, दिमाग को यह समझ आ जाता है कि ये एक चरम संकट है और वो इस भयानक दर्द और झटके से बचने के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर कर देता है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो हमारे सिस्टम में एंडोर्फिन और डीएमटी जैसे बेहद शक्तिशाली रसायनों का एक भारी डंप छोड़ देता है। एक मिनट, तो मतलब वो जो गहरी शांति या रोशनी का अनुभव लोग बताते हैं, वो असल में दिमाग का अपने ही दर्द को सुन करने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। हाँ, सच कहूं तो विज्ञान यही मानता है और इसके पीछे की पूरी मैकेनिज्म बहुत हैरान करने वाली है। जैसे वो सुरंग वाली बात। बिल्कुल, वो सुरंग के आखिर में रोशनी दिखने वाली बात को ही ले लीजिए। जब ऑक्सीजन का स्तर गिरता है तो हमारी आंखों की जो पेरिफेरल विजन है, मतलब जो हमारे देखने के दायरे के किनारे होते हैं, वहां की नसें सबसे पहले काम करना बंद करती हैं। अच्छा, तो किनारे से दिखना बंद हो जाता है? हाँ, हमारा विजन सिकुड़कर सिर्फ बीच में रह जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि हम किसी अंधेरी सुरंग के अंदर हैं। और फिर वो रोशनी कहाँ से आती है? वो भी एक इल्यूजन है। इसके साथ ही विजुअल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो इमेजेस बनाता है,
वो DMT जैसे हैलुसिनोजेनिक रसायनों के प्रभाव में आकर बहुत तेजी से फायर करने लगता है। ओ, तो दिमाग खुद ही वो रोशनी पैदा कर रहा है। बिल्कुल, यही वजह है कि उस सिकुड़ती हुई दृष्टि के बीच में एक बहुत तेज दिव्य सी रोशनी का भ्रम पैदा होता है। और वो जो जिंदगी के पलों का आंखों के सामने घूमना होता है, उसका क्या कारण है? ऑक्सीजन की कमी से दिमाग का जो मेमोरी सेंटर है, जिसे हम हिपोकैम्पस कहते हैं, वो अनियंत्रित हो जाता है और इसी वजह से सालों की दबी हुई यादें एक साथ फ्लैश होने लगती हैं। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और सच कहूँ तो मुझे ये बात थोड़ी पच नहीं रही है। क्या बात? मतलब अगर विज्ञान ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक ब्रेन शटडाउन है, एक मशीन खराब हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, तो उस अनुभव में इतनी ज्यादा स्पष्टता कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है ना? अगर किसी मशीन की पावर जारी है तो उसका आउटपुट तो धुंधला, अस्त व्यस्त या ग्लिच से भरा होना चाहिए। तकनीकी रूप से तो ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस किया है, वे ये क्यों बताते हैं कि वो रोशनी, वो शांति, वो यादें उनकी असल जिंदगी से भी ज्यादा साफ और हाइपर रियल थी? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब एक मरता हुआ, दम तोड़ता हुआ दिमाग जो ऑक्सीजन के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, वो इतनी स्पष्ट, क्रमबद्ध और जीवन बदलने वाली कहानी कैसे गढ़ सकता है? क्या सिर्फ कुछ केमिकल्स के डंप से इतना साफ अनुभव पैदा हो सकता है? यही वो सवाल है जिसने न्यूरोलॉजी और फिलॉसफी दोनों की नींद उड़ा रखी है, और इसी को हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चेतना की गुत्थी। बिल्कुल। विज्ञान अनुभूति के खत्म होने के इस प्रक्रिया को रिसेप्टर्स और केमिकल्स के स्तर पर तो बहुत अच्छे से समझा देता है, लेकिन वो ये नहीं समझा पाता कि एक टूटते हुए बायोलॉजिकल ढांचे में अनुभव की वो इंटेंसिटी आखिर आ कहां से रही है। हाँ, और निराकार वाणी की डॉक्यूमेंट्री ने भी इसी बिंदु पर बहुत जोर दिया है। सही कहा। देखिए, जो लोग इस अनुभव से गुजरे हैं, उनके लिए ये कोई केमिकल इल्यूजन नहीं था, बल्कि वो चेतना के शरीर से आजाद होने का एक असली क्षण था। तो सवाल अभी भी खुला है कि क्या चेतना महज हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच पैदा होने वाला एक प्रोडक्ट है जो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है, या फिर चेतना कुछ ऐसा है जो दिमाग के बाहर भी मौजूद रह सकता है और शरीर शायद सिर्फ एक रिसीवर की तरह काम कर रहा था। बिल्कुल, और यहीं से हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत बड़ा जंप लेती है, क्योंकि शुरुआती कुछ मिनटों के बायोलॉजिकल शटडाउन के बाद विज्ञान एकदम खामोश हो जाता है। हाँ, विज्ञान के पास उसके आगे का कोई डेटा नहीं है। लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय परंपराएं इसके आगे की एक पूरी टाइमलाइन पेश करती हैं, मृत्यु के बाद के पूरे 13 दिन। और निराकार वाणी चैनल ने इस हिस्से को बहुत विस्तार से दिखाया है। बिल्कुल, कैसे परिवार के लोग 13 दिनों तक कई तरह के कर्म कांड करते हैं, रोज पानी देना, दक्षिण दिशा की तरफ एक दिया जलाकर रखना, और फिर 10वें दिन से लेकर 13वें दिन तक पिंडदान और शांति के अनुष्ठान करना। हाँ, तो आध्यात्मिक मान्यता ये है कि अचानक शरीर से बाहर निकलने के बाद आत्मा को ये समझने में थोड़ा समय लगता है कि उसका भौतिक अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। सही कहा। उसका अपने परिवार, अपनी चीजों और अपनी अधूरी इच्छाओं से तुरंत मोहभंग नहीं होता है। मतलब वो वहीं अपने घर के आसपास भटकती रहती है। इस आध्यात्मिक नजरिए का अपना एक बहुत गहरा तर्क है। इन 13 दिनों के कर्मकांडों का मुख्य उद्देश्य ही उस चेतना को ये स्पष्ट संदेश देना है कि अब उसे आगे की यात्रा पर जाना है। अच्छा, तो ये रस्में आत्मा से बात करने का एक तरीका है? हाँ, एक तरह से। जब परिवार के लोग पिंडदान करते हैं या उस पुरानी पहचान से जुड़े अनुष्ठान करते हैं, तो वे प्रतीकात्मक रूप से उस जाने वाले को ये बता रहे होते हैं कि अब इस दुनिया के तुम्हारे भौतिक बंधन कट चुके हैं। समझ रही हूँ। आत्मा जो अभी भी अपनी पुरानी यादों और लगाव से बंधी है, उसे इन अनुष्ठानों के जरिए एक दिशा दिखाई जाती है ताकि वो उस भटकाव से आसानी से निकल सके। लेकिन अगर हम इसे एक बिल्कुल अलग और ज्यादा व्यवहारिक नजरिए से देखें, मतलब जब घर में कोई ऐसी घटना होती है तो वहाँ का माहौल एकदम से बदल जाता है। बहुत ज्यादा बदल जाता है। अचानक से सैकड़ों लोग आ जाते हैं, एक के बाद एक नियम होते हैं, पूजा होती है, इतने लोगों का खाना बनता है। एक तरह से देखा जाए तो पीछे रह गए परिवार के लिए ये सब बहुत थका देने वाला लगता है। हाँ, शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 13 दिन की परंपरा असल में जाने वाली आत्मा के लिए नहीं, बल्कि यहीं रह गए परिवार के लिए एक बफर जोन के तौर पर डिजाइन की गई हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है। मतलब किसी अपने को खोने का जो पहला और भयानक झटका होता है,
अगर इंसान को उसमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए तो वो सीधा गहरे डिप्रेशन में चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। तो क्या ये सारी व्यस्तता, ये रस्में इंसान को उस अचानक आए शून्य से बचाने का एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है? ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अगर हम शोक या ग्रीफ के मनोविज्ञान को देखें तो ये 13 दिन का समय परिवार के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का काम करता है। स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मतलब एक रूटीन दे देता है। बिल्कुल। देखें, जब कोई व्यक्ति अचानक दुनिया से चला जाता है तो परिवार के पास उस खालीपन से निपटने का कोई मैनुअल नहीं होता। इंसान का दिमाग उस सदमे को एकदम से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। हाँ, दिमाग सुन पड़ जाता है। तो ये परंपराएं एक ढांचा देती हैं। ये बताती हैं कि आज सुबह उठकर क्या करना है, कल कौन सी रस्म निभानी है, कौन से रिश्तेदार आएंगे। तो ये जो बफर जोन है ये असल में शोक को टुकड़ों में बांट देता है। एग्जैक्टली, ताकि दर्द का पूरा पहाड़ एक साथ न गिरे। ये रोने, शोक मनाने और अंत में उस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने की बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया है। और ये बात हमें इस चर्चा के सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं कि थोड़े डरावने हिस्से की ओर ले जाती है। वो प्रेजेंस फीलिंग वाला हिस्सा। हाँ, घर में किसी के होने का वो अजीब सा एहसास जिसे मनोविज्ञान में प्रेजेंस फीलिंग कहा जाता है। ये बहुत आम है। डॉक्यूमेंट्री में भी कई लोगों के हवाले से ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद के इन शुरुआती दिनों में परिवार वालों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो इंसान अभी भी घर में ही है। हाँ, किसी को अपनी बगल से किसी परछाई के गुजरने का एहसास होता है। बिल्कुल। किसी को रात में उनके कदमों की आवाज सुनाई देती है, तो किसी को उनकी कोई खास खुशबू महसूस होती है। और आमतौर पर हमारा समाज इसे सीधे तौर पर ये मान लेता है कि आत्मा सच में 13 दिन तक घर में भटक रही है। और यहीं पर न्यूरोसाइंस एक बहुत ही शानदार और सच कहूँ तो थोड़ी विचलित करने वाली व्याख्या देता है। अच्छा, न्यूरोसाइंस इसे कैसे समझाता है? देखिए, हमारा दिमाग मूल रूप से एक प्रेडिक्शन मशीन है। प्रेडिक्शन मशीन मतलब भविष्यवाणी करने वाली मशीन। हाँ, ये लगातार हमारे आसपास के माहौल का डेटा लेता है और अनुमान लगाता है कि अगले पल क्या होने वाला है। जब हम किसी इंसान के साथ 10, 20 या 30 साल तक रहते हैं तो हमारा दिमाग उनकी आदतों का एक गहरा न्यूरल पैटर्न बना लेता है। हमारा दिमाग समझ वर्षों पुराने दिमाग को बिल्कुल पता होता है कि शाम के 6 बजे दरवाजा कैसे खुलेगा, उनके जूतों की आवाज कैसी होगी या सोफे पर उनके बैठने का तरीका क्या होगा। अरे, ये तो बिल्कुल फैंटम लिम्ब सिंड्रोम जैसा लग रहा है। फैंटम लिम्ब सिंड्रोम? हाँ, समझाइए। मतलब जैसे अगर किसी हादसे में किसी इंसान का हाथ कट जाए तो महीनों बाद भी उसे उस कटे हुए हाथ में खुजली या दर्द महसूस होता है। हाथ वहाँ शरीर पर नहीं है, लेकिन दिमाग के मैप में वो हाथ अभी भी मौजूद है और वहाँ के न्यूरॉन्स अभी भी वैसे ही फायर कर रहे हैं। गरुड़ पुराण जैसे ये बहुत ही सटीक तुलना है। किसी अपने को खोने के बाद जो वो प्रेजेंस फीलिंग आती है ना, वो असल में हमारे दिमाग का एक इमोशनल और न्यूरोलॉजिकल फैंटम लिम्ब है। अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य मतलब दिमाग खेल खेल रहा है। हाँ, जब शाम के 6 बजते हैं तो दिमाग का ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो आवाजों को प्रोसेस करता है वो उन कदमों की आवाज की उम्मीद कर रहा होता है, क्योंकि उसे सालों से वो आदत है। बिल्कुल, और क्योंकि वो इंसान अब नहीं है, वो डेटा बाहर से नहीं आ रहा है, तो कई बार हमारा दिमाग उस खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद ही अंदर से उस आवाज या उस परछाई का भ्रम पैदा कर देता है। तो वो जो महसूस होता है वो बाहर नहीं अंदर से आ रहा है। हाँ, वो मौजूद इंसान की आदत इतनी गहरी होती है कि दिमाग की वायरिंग को अपडेट करने में समय लगता है, ये मानने में कि अब वो इंसान हमेशा के लिए जा चुका है। और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का अपडेट अक्सर उन्हीं शुरुआती 13 दिनों के दौरान सबसे ज्यादा तेजी से होता है। मतलब जो कदमों की आहट या परछाई हमें बाहर महसूस होती है वो कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही दिमाग का एक ग्लिच है जो उस अचानक आए खालीपन को किसी तरह भरने की कोशिश कर रहा है। Exactly. ये बात जितनी वैज्ञानिक है ना, सच कहूँ तो उतनी ही दिल तोड़ने वाली भी है कि हम किसी को इतना गहराई से अपनी आदतों में बसा लेते हैं कि हमारा दिमाग उनके बिना वास्तविकता को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। और यही बात इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में है। विज्ञान हमें मैकेनिज्म बताता है कि दिमाग कैसे उस परछाई को गढ़ता है या कैसे एंडोर्फिन्स शांति का एहसास कराते हैं, लेकिन वो दर्द, वो खालीपन और उसे भरने की जो जद्दोजहद है वो पूरी तरह से असली है। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें, पहले कुछ मिनटों का वो केमिकल डंप, फिर 13 दिनों का वो सांस्कृतिक बफर जोन और फैंटम लिम्ब की तरह घर में महसूस होने वाली वो परछाइयाँ, तो क्या अंत में इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वो मौजूदगी वाकई में कोई अलौकिक ऊर्जा है या महज एक न्यूरोलॉजिकल भ्रम? ये सोचने वाली बात है। मेरा मतलब है, जो इंसान उस दर्द से गुजर रहा है उसके आंसू तो असली है ना, और 13 दिन के उन कर्मकांडों के बाद उसे जो मानसिक शांति मिलती है
जब वो अंत में ये स्वीकार कर लेता है कि अब उसे आगे बढ़ना है, तो वो हीलिंग भी तो असली है। बिल्कुल असली है। तो क्या ये दोनों, विज्ञान और आध्यात्म, एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते नहीं है? मैं कहूंगा कि ये इस पूरी बहस का सबसे संतुलित निष्कर्ष है। इंसान के अनुभव के स्तर पर न्यूरोलॉजी और आध्यात्मिकता एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि सच कहूं तो वे एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। बिल्कुल। और निराकार वाणी चैनल का उद्देश्य भी यही संदेश देना लगता है कि हम इन 13 दिनों की परंपराओं को सिर्फ एक डर या अंधविश्वास की तरह न देखें। हाँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ है। बिल्कुल, इसके पीछे इंसान के दुख को सहने, उसे प्रोसेस करने और एक बिखरे हुए परिवार को फिर से समेटने का एक बहुत ही गहरा, सदियों पुराना मनोवैज्ञानिक ज्ञान छुपा है। सही बात है। और जो भी श्रोता इन विषयों की और भी गहराई में जाना चाहते हैं, जो इंसान की चेतना, विज्ञान और प्राचीन रहस्यों के इस अनोखे संगम को समझना चाहते हैं, उन्हें निराकार वाणी चैनल की इस डॉक्यूमेंट्री और उनके बाकी कंटेंट को जरूर देखना चाहिए। मैं भी यही कहूंगा। वे जिस तरह से विज्ञान और अध्यात्म के बीच के इस पुल को दिखाते हैं, वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। उनका कंटेंट सिर्फ हमें जानकारी नहीं देता है, बल्कि वो हमारे अपने जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और अब आज की इस गहरी चर्चा को समेटने से पहले एक ऐसा विचार, एक ऐसा सवाल जो इन स्रोतों को खंगालते हुए मेरे दिमाग में आया। वो क्या है? ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों की जड़ों को हिला देता है। हमने बात की कि कैसे मरने के बाद इंसान का दिमाग बंद हो रहा होता है और बाहर परिवार 13 दिनों के कर्मकांड कर रहा होता है। लेकिन विज्ञान का ही एक बहुत अहम सिद्धांत है कि हमारा समय का जो भी एहसास है कि एक सेकंड कितना लंबा है या एक दिन कितना लंबा है, वो पूरी तरह से हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस पे निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे जब हम कोई सपना देखते हैं तो हमें लगता है कि घंटों बीत गए हैं, जबकि असल में बाहर सिर्फ कुछ मिनट ही हुए होते हैं। इसे टाइम डायलेशन या समय के खिंचाव का सिद्धांत कहते हैं। दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बदलने से हमारा समय का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। तो जरा सोचिए, जब वो ब्रेन शटडाउन हो रहा है, जब ऑक्सीजन की कमी से एंडोर्फिन और डीएमटी का वो सैलाब दिमाग में दौड़ रहा है, तो उस मरती हुई चेतना के लिए समय की गति का क्या होता होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? जो 13 दिन बाहर पीछे छूट गए, परिवार के लिए एक लंबा, थका देने वाला और मुश्किल वक्त होता है, जहाँ एक एक दिन काटना भारी पड़ता है। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि उस जा रही चेतना के लिए, उस शटडाउन होते दिमाग के लिए, वो 13 दिन का समय महज एक पल भर का एहसास हो? या फिर इसका बिल्कुल उल्टा, क्या पता वो कुछ मिनटों का बायोलॉजिकल शटडाउन उस डीएमटी के प्रभाव में मौजूद चेतना के लिए किसी अनंत काल जैसा या पूरे 13 दिन जैसा हो गया हो? सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। समय बाहर कैसे बीत रहा है और उस सिकुड़ती हुई चेतना के अंदर कैसे बीत रहा है, शायद मृत्यु के बाद सबसे बड़ा रहस्य समय का ही है। सुनने वालों, इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये सच में एक ऐसा विचार है जो इस पूरी प्रक्रिया को एक बिल्कुल नए आयाम में लाके खड़ा कर देता है। समय का ये खेल शायद इस 13 दिन के रहस्य की आखिरी चाबी हो। बिल्कुल। तो आज के लिए इस रहस्यमयी और गहरी चर्चा में बस इतना ही। निराकार वाणी को चेकआउट करना मत भूलिएगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और नए रहस्य की तह तक जाने के लिए। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सोचते रहिए।